नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर की। खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिल गई है और अब अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू पर नियंत्रण नहीं होगा। सिर्फ आपात स्थिति में जब बहुत ज़रूरत होगी तभी सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसके अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब ये कि किसान जितना मर्जी चाहें अपनी फसल बेचें, कारोबारी जितना मर्जी चाहें स्टॉक करें और बेचें, इसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होगी। इसको बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। जो ऐलान वित्त मंत्री ने किया था उस पर मुहर लग गया है और एपीएमसी के बाहर भी अपनी फसल बेच पाएंगे और वन नेशन वन मार्केट का भी ऐलान यहाँ पर किया गया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इन ऐलानों पर कृषि मंत्री ने कहा क्या है। कुल मिला के जो एपीएमसी मॉडल एक्ट था वो अलग था। ये जो ऑर्डिनेंस है ये उससे बिल्कुल अलग है। यह ऑर्डिनेंस अंतर्राज्यीय व्यापार के मामले में केंद्र सरकार कोई कानून बना सकती है, यह अधिकार केंद्र सरकार को देता है। इससे किसानों का फायदा होगा, किसानों की बंदिशें खत्म होंगी और किसानों को फायदे के लिए जब यह कानून लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें किसी का कोई मतभिन्नता नहीं होगी। ओके, तो आपने सुना कृषि मंत्री को, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड के ऊपर, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के हेड अशोक दलवई साहब। दलवई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 3 बड़े ऐलान आज कैबिनेट की बैठक के बाद किए गए हैं। पहला तो ये कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया गया है, वन नेशन वन मार्केट की बात यहाँ पर की गई है और एपीएमसी के बाहर कृषि उत्पाद बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको लेकर के भी किसानों को हरी झंडी दे दी गई है। क्या ये तीनों फैसले मौजूदा चैलेंजेस को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए पर्याप्त हैं किसानों को सही भाव दिलाने की दिशा में? हाँ, नमस्कार जी। ये तो जो परिवर्तन लाया गया है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो जिनको हम कहते हैं, बहुत जरूरी था। बहुत साल से अपेक्षा हम कर रहे थे। अब ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसके तहत अगर हम फ्री ट्रेड करना चाहेंगे, इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, जो भी स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन करना चाहेंगे, अब उनको एक कंट्रोल ऑर्डर से मुक्ति मिल गया। तो जब उनको स्टोरेज के लिए, स्टॉकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फ्रीडम मिलता है, तो वो ट्रेडर जो है वो अब फ्रीडम से एक ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि प्राइवेट मार्केट की जरूरी है, अगर उनको हम बांध लेंगे कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से, तो जरूर वो तो कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी था। हमको यही याद रखना चाहिए कि आजकल हमारे देश में इतना उत्पादन हो रहा है कि शॉर्टेज का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब तो सरप्लस पर चल रहा है। जब सरप्लस होता है तो सप्लाई ज्यादा है, उसका मतलब है मार्केट में डिमांड से ज्यादा सरप्लस हो रहा है। अब खरीदने के लिए लोग चाहिए, तो खरीदने के लिए अगर ट्रेडर्स चाहिए तो उनको आजादी देना चाहिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अब जो कंट्रोल ऑर्डर्स है, फूड ग्रेन्स के लिए हो या पोटैटो, ऑनियन के लिए हो, अब वो लिबरलाइज किया गया। तो इससे अब ट्रेड ठीक तरह हो सकता है। तो इसके साथ जो एपीएमसी के बाहर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड के लिए अब प्रावधान किया जाएगा या किया गया सरकार ने, इससे देश में 2 प्रकार के चैनल बन पाएगा। एक एपीएमसी के माध्यम से ट्रेड हो जाएगा और एक एपीएमसी के बाहर होगा। इससे किसान को जहां
उनको अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा रेट मिलता है, अच्छा सर्विस मिलता है, वो वहाँ जा सकते हैं। तो यही हमको याद रखना चाहिए कि जब स्पर्धा होगी, स्पर्धा से जरूर किसानों को इससे फायदा होगा। जब तक मोनोपोली बनकर रहेगा तो किसान को इससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। हाँ, यही तो इस कानून का मतलब तो यही है। दलवाई जी, मैं सर आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ दलवाई जी, सर मैं आपसे एक चीज और तस्वीर और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जो ऐलान हुए हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जो बदलाव की बात कही गई है और ये कहा गया है कि अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सिर्फ आपात स्थिति में ही इस तरह का इंटरवेंशन होगा। इसको आसान भाषा में कैसे समझा जाए? क्या सरकार कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाएगी? मान लीजिए दाम अचानक बढ़ भी जाएंगे या घट जाएंगे, इसमें क्या क्या आज़ादी किसानों को और कारोबारियों को मिलेगी? ये अगर आप आसान भाषा में समझा दें तो कारोबारियों को भी आसानी होगी और किसान भी समझ पाएंगे कि उन्हें क्या छूट मिली है। ये बात है कि आज भी किसानों के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। किसान जितना उत्पादन करता है वो तो उनका खुद का कमोडिटी है, तो वो स्टोर कर सकते हैं। ये जो स्टॉक लिमिट है, स्टॉक लिमिट जो ट्रेडर्स पर था, जो खरीदते हैं किसानों से, उन पर कुछ कंट्रोल था। वो कंट्रोल ऑर्डर्स कहते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अलग अलग प्रकार के कंट्रोल ऑर्डर्स होता है। तो कंट्रोल ऑर्डर है फूड ग्रेन्स के लिए, पल्सेस के लिए, ऑनियन के लिए, पोटैटो के लिए। तो इसके तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार कह सकते हैं कि इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। एक मान लीजिए कोई कंट्रोल ऑर्डर ये हो सकता है कि 100 क्विंटल से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर 100 क्विंटल से स्टोर ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो वो ट्रेडर क्यों खरीदेगा? खरीदने से उनको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं कर पाते हैं। जब वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदेंगे नहीं तो किसान को कोई खरीदने वाला नहीं मिलता है। तो अब ये लिबरलाइज किया गया है, तो इसका मतलब यही है कि अब हमारे ट्रेडर्स को जितना वो चाहेंगे उतना वो खरीद सकते हैं और बिना कोई भय वो स्टोर करके रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यही है। जब ये कानून बनाया गया था पहले, उस जमाने में देश में उत्पादन कम होता था। तो सरकार का यही भय रहता था कि जो होर्डर्स है, स्पेकुलेटर्स है, वो खरीद कर होर्डिंग करते थे और मार्केट में वो रिलीज नहीं करते थे। इससे किस कारण से कंज्यूमर्स को नुकसान होता था कि ज्यादा पैसा देना पड़ता था। मगर आप जानते हैं, अब जानते हैं दलवाई जी, तो यही, मगर वो इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इसका मतलब है मान लीजिए कोई इमरजेंसी आएगा, कोई कारण, अलग अलग कारण से इमरजेंसी आ सकता है। कोई पेस्ट अटैक हो गया या कोई युद्ध हो रहा है, तो उस समय सरकार के हाथ में तो कोई अंकुश रहना चाहिए ना, क्योंकि सरकार तो कंज्यूमर्स के दृष्टि से, किसान के दृष्टि से चिंता करती है हर समय। तो उस दृष्टि से हर समय फाइनल यही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूं एक बार। दलवाई जी, जो बात आप कह रहे हैं इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि कारोबारियों को अब आजादी मिल गई है कि जितना चाहें वो स्टॉक कर सकते हैं, उनके अंदर अब सरकारी नियंत्रण का कोई भय नहीं रहेगा। यहां तक तो ठीक है। एक बात जो इसमें आगे कही गई है कि आपात स्थिति में सरकार का नियंत्रण होगा। क्या उस आपात स्थिति को डिफाइन कर दिया गया है कि सिर्फ युद्ध जैसे हालात में ही सरकारी नियंत्रण होगा? क्योंकि अभी भी जब स्टॉक लिमिट लगाई जाती है तो सरकार को जब लगता है कि सिचुएशन एबनॉर्मल हो गया है तभी सरकार इंटरवीन करती है। चाहे वो महंगाई बढ़ जाती है या फिर कोई और कारण सामने आ जाते हैं, तभी सरकार इंटरवीन करती है। अभी भी उसको एक एबनॉर्मल सिचुएशन ही माना जाता है। तो क्या इस आपात स्थिति को डिफाइन किया गया है ताकि कारोबारी भी ये समझ जाए कि जब ऐसे हालात बनेंगे तब उनके ऊपर नियंत्रण आ सकता है? अब तो इतना आसान से नहीं होगा। अब तो आपात स्थिति मतलब बहुत भयंकर स्थिति जब होता है तब मात्र इसको लागू कर सकते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन से कभी कभी होता है। ये खाली ये नहीं कि महंगाई हो गई तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब तो वो कंट्रोल ऑर्डर से उसको पूरा लिबरलाइज किया गया है। अब खाली इमरजेंसी सिचुएशन मतलब
वो तो एक हाई पावर्ड कमिटी इसको कर सकता है, कि सरकार ही कर सकता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकते हैं। तो ये तो डिफिकल्ट होगा। तो अब कोई आतंक, कोई ये भय नहीं रहना चाहिए हमारा ट्रेडर्स में। वो तो फ्रीली अब एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अब तो ये तो रिफॉर्म हो गया, लिबरलाइज हो गया, तो भय रहने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया अशोक दलवई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में सरकार के ऐलान को समझाने के लिए कि इसका क्या फायदा कारोबारियों को होने वाला है, किसानों को होने वाला है, जो कैबिनेट ने आज बड़े फैसले किए हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर और है कि निसर्ग तूफान ने जिस तरह से आज 1 बजे के करीब मुंबई से सटे अलीबाग में दस्तक दिया और उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लेकिन अब मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि इससे राहत मिल सकती है और आगे जो है ये थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। हालांकि आज जो है रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की खबरें हैं। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और ये अनुमान, हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 घंटे में खतरा टल सकता है। ये एक राहत की बात है, कोई बड़ा नुकसान की खबर अब तक यहाँ पर नहीं आई है। ये एक इस मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि राहत की बात इस तूफान के मोर्चे पर है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामनी हैं। जेनामनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या माना जाए सर कि मुंबई और आसपास के इलाकों में अब इस तूफान का खतरा टलता हुआ दिख रहा है? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और मुंबई और आसपास के इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई और ये अनुमान जताया जा रहा है कि रायगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर असर पड़ा है इस तूफ़ान का। और हालांकि एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए हैं। मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके। और लैंडफॉल को पूरा होने में करीब करीब 3 घंटे लगे हैं, यह अनुमान जताया गया है। और महाराष्ट्र में सिर्फ अकेले एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात हैं। और अब आईएमडी ने यह कहा है कि मुंबई में अब निसर्ग का कोई खास असर नहीं होगा, यानी ये एक राहत की बात इस मोर्चे पर हो सकती है। ठीक है, तो ये इसको लेकर अपडेट। अब बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटीज की और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जान लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है पैराडाइम कमोडिटी से बीरेन वकील जी और साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले बीरेन सर, आपके पास आएंगे। क्रूड में आज जिस तरह से तेजी थी शुरुआती कारोबार में, अब हल्की कमजोरी दिख रही है, अब यहाँ से क्या ट्रेड करना चाहिए क्रूड में? अभी भी मेजर ट्रेंड इसमें बुलिश है, लेकिन जो ओपेक की मीटिंग है उसमें से शायद बाय ऑन रूमर सेल ऑन फैक्ट टाइप का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। 2600 के नीचे यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं, 2620 के आसपास, और टारगेट रेंज रहेगा 2880-2900 के आसपास का। ब्रॉडली स्पीकिंग इसकी रेंज हम 2600-2900 की मान के चल रहे हैं। यानी इस तरह से की स्ट्रैटेजी आपको क्रूड में रखनी है। चलिए अब बात कुछ गोल्ड और सिल्वर की भी कर लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर में आज बेहद ही रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआती जो कमजोरी थी वहां से हल्की रिकवरी की कोशिश भी हुई, लेकिन फिर वापस से अब गिर गया। 46,650 के आसपास सोना और चांदी की बात करें तो 49,000 के नीचे वापस से फिसल गई है, लेकिन हालांकि कुछ देर पहले चांदी 49,000 के ऊपर भी गई। भाविक जी, आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए अभी? नमस्कार मुझे देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में अगर देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी आज देखने को मिली है। हालांकि इक्विटी मार्केट में जो रैली है उसकी वजह से थोड़ी जो सेफ हेवन बाइंग है वो फ्लो हो चुका है। डॉलर इंडेक्स से निकल के वो थोड़े इक्विटी मार्केट में हो चुके हैं, पर मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी भी थोड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगी। टेक्निकली भी अगर गोल्ड में देखें तो 1700 का एक अच्छा सपोर्ट है और 1745 के ऊपर ब्रेक करता है तो 1775 तक दे सकते हैं। और चांदी की बात करें तो मेजर जो 2 अपसाइड मूव हो गए हैं
उसके बाद अभी कंसोलिडेट हो रही है। और आज के दिन भी अगर देखें तो 48,600 48,700 का एक सपोर्ट बन रहा है और ऊपर 49,500 का रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इवनिंग में हम रिकवरी देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से एटलीस्ट थोड़ी बहुत अपसाइड दिख सकती है। तो दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। यानी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर रखने की सलाह भाविक जी दे रहे हैं। चलिए कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं, खास करके सोयाबीन, जहां पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी दिख रही है और एमएसपी में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है उसके बाद यहां कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिला। आज देखिए 3,950 रुपए के आसपास बंद हुआ है, आधे % से ज़्यादा की तेजी हम आज सोयाबीन में देख रहे हैं। क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर, क्या करें अब सोयाबीन में यहाँ से? सोयाबीन में फिजिकल मार्केट काफी टाइट है, सप्लाई के इश्यूज है, डिमेट प्रोसेस भी मेरे हिसाब से लॉकडाउन से थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो यहाँ ट्रेंड स्पेशली फ्यूचर्स में मजबूत रहेगा। जून कॉन्ट्रैक्ट शायद 4,000 क्रॉस कर सकता है, तो जुलाई में हम 380 के आसपास बाय कर सकते हैं, टारगेट 4,000 के लिए। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, अभी भी इसमें रनअप की गुंजाइश है। यानी सोयाबीन में अभी भी यहाँ से और तेजी की गुंजाइश है और आने वाले समय में इसके ऊपर भी जा सकता है सोयाबीन का वायदा। सर कैस्टर को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आपने शेयर की थी और आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी वहाँ पर एक्सपोर्ट काफ़ी देखने को मिला और टिड्डों के आतंक के बाद अब यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है कैस्टर में अब क्या करना चाहिए, तेजी है क्या, बढ़ सकती है क्या? आपका रडार काफी पावरफुल है, शुक्रिया जी। जैसे कि कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट्स काफी इंप्रेसिव रहे मई महीने में, 54,800 टन का एक्सपोर्ट हुआ जी जी, जो सेकंड आई है। देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपसाइड आने की गुंजाइश है, 3,750 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स करेंगे 3,640 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। यानी 3,640 के आसपास जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है उसे खरीद सकते हैं और 3,730 का, यानी यहाँ से करीब करीब 100 रुपये की तेजी के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा हो सकता है। इनकी सटीक कॉल है यहाँ पर कैस्टर पे। सर कॉटन सीड पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं इन कमोडिटीज़ को, तो क्या करना चाहिए कॉटन सीड केक में? यहाँ अब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ है तो फिजिकल डिमांड रिवाइव होगी और लॉकडाउन को चलते हुए भी जो नॉर्मल डिमांड है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। यानी कॉटन सीड केक के भी डिमांड में रिवाइवल की उम्मीद है और लग रहा है कि यहाँ जो ये तेजी है ये आगे और बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। यहाँ एक रेंज में ही एक ट्रेड हो रहा है, लेकिन हालांकि ये बायस्ड ऊपर की तरफ ज़्यादा है। खास के अभी देखिए एल्युमिनियम को देखिए 134.90 के आसपास, लेड में भी तेज़ी है, हालांकि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, जून के कॉन्ट्रैक्ट में भी तेज़ी के साथ ही कारोबार हो रहा है। भाविक पटेल जी, आपको बेस मेटल में कोई काउंटर पसंद आ रहा है और क्या करना चाहिए मौजूदा लेवल पर? विश्व मोहन जी, देखिए आज सारे बेस मेटल अगर देखें तो ग्रीन टी की है। जो ईयू ने कल स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किया और उसके बाद जो ईजिंग हो रही है लॉकडाउन में, उसकी वजह से अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि बेस मेटल्स और थोड़ा पॉजिटिव हो गए। हालांकि ये जो यूएस चाइना का टेंशन है और थोड़ा जो सिविल अनरेस्ट है उसकी वजह से प्राइसेस कैप्ड है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि बेस मेटल अभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं। इनफैक्ट जिंक और कॉपर की हम एलएमई देखें तो लास्ट 5 दिन में अच्छी खासी नीचे आ चुकी है और लेड का अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखें, फॉरवर्ड कर्व देखें तो वो भी वाइड है। आई थिंक सारे बेस मेटल में मुझे जिंक ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि टेक्निकली भी देखें तो डेली में हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और 20 और 50 डे की मूविंग एवरेज में उसने क्रॉसओवर भी दिया है। तो आज के दिन एक आउट परफॉर्म मुझे लग रहा है कि जिंक है। तो जिंक अगर 159.50 से 159.60 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 160-150 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 158 का। 158 के स्टॉप लॉस के साथ आपको जिंक खरीदना चाहिए और 161 रुपये 50 पैसे का, हालांकि ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फुल कॉन्ट्रैक्ट है जिंक का, 159 रुपये 20 पैसे पे खरीदना है, 161 रुपये 50 पैसे का टारगेट है। वीरेंद्र सर, आपकी कोई टॉपिक है क्या आज मेटल में? यहाँ जनरल ओवरऑल रिलीफ जैसा दिख रहा है। यहाँ मैं जिंक में कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 159 में बाय कर सकते हैं। 157 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 162 का टारगेट होना चाहिए।
यानी इनको भी बाइंग की ही सलाह लग रही है कि यहाँ पे खरीदारी करके ही चलना चाहिए, इसी में फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल कौन सी होगी? मेरी जून कॉन्ट्रैक्ट जिंक में बाइंग के रिकमेंडेशन होगी 159.20 के करीब, टारगेट रखिए 160-150 का और स्टॉप लॉस 158 का। यानी जिंक में खरीदारी करके चलना है, ऐसा भाविक जी मानते हैं। वीरेंद्र सर, आपकी रैपिड फायर कॉल? मैं जून कॉटन में सेल प्रेफर करूंगा 16,300 पे, 16,450-500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 15,900 का टारगेट रहेगा। भाविक जी, आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल? जी, जून कॉन्ट्रैक्ट कॉपर जो है वो बाय करने की मेरी रिकमेंडेशन है 421 पे, टारगेट 425 और स्टॉप लॉस 418 का। यानी ये कॉपर, जिंक और कॉटन, इन तीनों पे ही बाई करने की सलाह रैपिड फायर राउंड में दी गई है। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को बताने के लिए। तो कमोडिटीज लाइव को ही समेट